और बात करते हैं कि बहुत बड़े हम रहनुमा बने हुए हैं। भारत की जनता जनता पार्टी के बधुआ मजदूर थोड़े हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी भी कल हो सकता है कि वोट देगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी हाथ पकड़ के मंच से उतारेंगे। और यह 5% है तो उसका क्लियरिफिकेशन नहीं सही आया है तो टैक्स लाना शुरू कर देंगे लोग। बजट है लेकिन घोर निराशाजनक बजट है, संवेदनशील है और सरकार के नजरिए का अपना धर्म है विपक्ष पार्टी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अगर अपने हम कहना चाहेंगे कि साफ नहीं है, क्योंकि 3 लाख पर भी 5% है तो उसका क्लियरिफिकेशन नहीं सही आया है। कहीं इसमें एक बात छिपी हुई है कि अगर 7 लाख से जरा भी अधिक हुआ तो टैक्स लाना शुरू कर देंगे लोग। अगले साल जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या यह चुनाव का मुद्दा है? क्या चुनावी बजट है लेकिन घोर निराशाजनक बजट है। क्यों? किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला किसी को कोई लाभ नहीं दिया गया है जी। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि सरकार तो कहेगी ही तक जो है प्रत्येक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। किस बात की? सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, मनरेगा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अभी जो है एक सरकार का बयान आया है कि जो घरेलू गैस है उसका दाम बढ़ गया है, उसको छिपाया गया है। उसको छिपाया गया। हाँ, देखिएगा 1-2 दिन के अंदर जबरदस्त उसमें बढ़ोतरी की गई है। अच्छा, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो हाँ, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से जो है लोगों को, यहाँ के किसानों को किस तरह की सुविधाएं मिलेगी? देखिए, ग्रीन फील्ड हम विकास के विरोधी नहीं हैं, बनना चाहिए, लेकिन जो इसका वो है 3-4 रंग के हैं। जैसे करीमुद्दीनपुर में 85 लाख है, हमारे बिशम्भरपुर में 60 लाख है। ऐसा रेट में पैरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अब 2013 के बाद कुछ बढ़ा ही नहीं है। जो होता है रजिस्ट्री का सर्किल रेट 2013 के बाद कुछ बढ़ा ही नहीं है आज तक, जबकि बलिया में 2022 तक हो गया है सर्किल रेट। तो सरकार को चाहिए कि एक समानता में रहे रेट। हमको बनने से कोई एतराज नहीं, हम तो देंगे ही। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, सारे लोग चाहते हैं कि ग्रीन फील्ड बने, लेकिन जो किसानों की जमीन ले रहे हैं, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन ले रहे हैं आप। जैसे बिशम्भरपुर पंजुम की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है और सबसे कम हमको मिल रहा है। अच्छा, पार्टी की अगर बात करें, मान लीजिए कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल। 2023 अगर लोकसभा चुनाव आगे है 2024 में, जी तो 2024 में जो है चुनाव है, तो क्या यह जो है टैक्स फ्री की अगर बात सरकार कर रही है तो चुनावी मुद्दा है कि क्या कहना चाहेंगे आप? किस चीज का टैक्स फ्री? 7 लाख का बजट जो है ये चुनावी मुद्दा है, मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए ये किए हैं, लेकिन उसमें साफ स्पष्ट निर्देश नहीं है कि किस तरह का लाभ इनको मिलेगा। वो 1-2 दिन के बाद ही पता चलेगा। सरकार कुछ छिपाना चाहती है उसके अंदर। ये तो चुनावी मुद्दा है ही है भाई। मध्यम वर्ग नाराज था, सबसे बड़ा वर्ग है, तो मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए सरकार ये किया है, लेकिन इसके पीछे हिडन एजेंडा है एक। अच्छा, टैक्स फ्री मामले पर सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, टैक्स फ्री तो सारे लोग कर रहे हैं, तो उसमें सरकार का कोई भाई, सरकार ने भी किया है भाई, उसी पर वोट मिल रहा है, तो टैक्स फ्री में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ हिडन एजेंडा है, लेकिन सरकार उसको छिपा रही है। एक अहम मुद्दा है। अभी जो है 2-3 दिन पहले अखिलेश यादव के काफिले पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव का यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने यह हमला करवाया है। आपका क्या कहना है? नहीं, वो शिष्ट भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इस कदर की बात नहीं होनी चाहिए। किसी दल में भी हो, किसी दल में हो, इस शिष्ट भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए किसी दल के लिए। अन्य दलों के लोगों को, भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अभी जो है 2-4-5 दिन पहले एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है, जो कि रामायण पर अभद्र टिप्पणी किया गया है और उस पर जो है 8 लोगों पर मुकदमा हुआ है। उस पर आपका क्या कहना है? वो एकदम सही हुआ है। रामायण हमारा एकदम राष्ट्रीय ग्रंथ है, उस पर वो बहुत सही काम हुआ है। लेकिन अभी जो है आप ही के जिले गाजीपुर जिले में सारे अभिवक्ता लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में उतरे हैं, क्या कहेंगे? तो उन लोगों का निजी मामला होगा, हम लोग तो उसके पक्ष में नहीं है। नहीं, उनका अभिवक्ता लोग का यह कहना है कि हम निःशुल्क स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बिल्कुल सत्य कहना है। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक लोग होंगे, वो कहे होंगे हम इसके समर्थन में नहीं है, और हमारी पार्टी भी नहीं है। शारदानंद तिवारी विक्की, आरएसएस से हूँ, स्वदेशी जागरण मंच से। अच्छा, एक अहम मुद्दा जो कि 2023 का बजट जो है सुनाया गया है और बजट जो है 7 लाख टैक्स के दायरे में जो है रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 7 लाख रुपए वार्षिक आमदनी को
टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे सरकार की संवेदना का पता चलता है कि जन सामान्य को लेकर सरकार कितनी संवेदनशील है और सरकार के नज़रिए में एक जन सामान्य का कितना ख्याल है। निश्चित रूप से यह बजट युवाओं के हित में है, बुजुर्गों के हित में है, महिलाओं के हित में है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो दिनों दिन विकास के क्रम में अग्रसर है और निश्चित रूप से जो लक्ष्य लेकर के यह सरकार चल रही है, यह बजट इस बात का परिचायक है कि निश्चित रूप से अपने आगामी लक्ष्यों में सफल होगी। लेकिन विपक्ष पार्टी यही बार बार जो है आरोप लगा रही है कि यह जो है जुमला है, सब झूठ है, दिखावा है। अब विपक्ष पार्टी का अपना धर्म है। विपक्ष पार्टी देखिए हर बिंदु को हर व्यक्ति अपने तरीके से देखता है। मैं और भारत का सर्वाधिक जो एक समूह है वो इस बजट से प्रसन्न है और सभी के चेहरे पर निश्चित रूप से मुस्कान है। सारे लोग बहुत प्रसन्नता के साथ इस बजट को स्वीकार कर रहे हैं। अभी मैं चट्टी पे बैठा था और दूसरे दलों के लोग भी इस बजट को लेकर बड़े उत्साहित थे। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, सरकार ने कहीं न कहीं इस बजट को लेकर के अपनी संवेदना का परिचय दिया है और महिलाओं के हित में यह बजट है, किसानों के हित में यह बजट है, विशेष रूप से युवाओं के हित में यह बजट है और सरकार जो है अपने दृढ़ संकल्प की ओर प्रतिक्षण आगे बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पर मैं तो कहूंगा कि अतिशयोक्ति न होगी कि वैश्विक स्तर पर इस बजट की चर्चा हो रही है। 2023 में बजट का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद 2024 में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। क्या विपक्ष पार्टी का यह भी कहना है कि यह सब जुमला है, यह जो है चुनावी मुद्दों को लेकर जो है किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जुमले में विश्वास नहीं करती। आपका यही सेंस है कि 2024 का आगामी लोकसभा का चुनाव है तो चुनाव को दृष्टिगत रखते अच्छा विपक्ष पार्टी कह रही है तो मैं विपक्ष के बंधुओं को का बड़ा आदर से सम्मान करते हुए यह कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, एक बेहतर सड़क को लेकर, जन सामान्य की सुरक्षा को लेकर और सबकी खुशहाली कैसे कायम हो इसको लेकर चुनाव के मैदान में उतरने वाली है। और बजट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी बजट को लेकर के संवेदनशील रही है। बजट जब भी आया है तो सबकी चिंता की गई है उस बजट में और उसी क्रम में 23 का बजट भी है जहां युवाओं की चिंता है, महिलाओं की चिंता है, कामगारों की चिंता है, किसानों की चिंता है और एक बेहतर भारत का निर्माण कैसे हो सके सबकी चिंता है इस बजट में। राहुल गांधी जी जगह जगह जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और विपक्ष पार्टियों का यह भी कहना है कि 2024 के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी मात्र जो है 40 से 50 सीटें लाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मेरा जहां तक व्यक्तिगत मेरा विचार है, दिस इज माई पर्सनल व्यू इन रेफरेंस दैट राहुल गांधी बड़े नेता हैं और मैं एक स्वयंसेवक की दृष्टि से बोल रहा हूं कि भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती तभी बढ़ेगी जब एक स्वस्थ और मजबूत विपक्ष हो। मैं तो राहुल जी का एक तरह से कहता हूं कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, उनको दीर्घायु करे। मेरी धारणा में स्वयंसेवक हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कहते होंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती तभी बढ़ेगी जब भारत में अन्य राजनीतिक दलों की मजबूती रहेगी। स्वाभाविक है। अब भाई राहुल गांधी निश्चित रूप से राष्ट्रीय दल के प्रमुख हैं, वो बढ़िया है कि कम से कम यह तो बुद्धि उनके अंदर आई कि नहीं, भारत को जोड़ना चाहिए। भारत में अगर राजनीति करना है, भारत में राजनीति करना है तो भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को, अगर भारत में रहना है तो भारत के देवी देवताओं को, भारत के धर्म ग्रंथों को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता, यहाँ का आचरण चरित्र, जो कुछ भी यहाँ के ऋषि महर्षि किसान जो भी हैं, अगर इनको हम इनकी अवहेलना करेंगे तो निश्चित रूप से भारत में कोई शासन नहीं कर पाएगा। मैं राहुल जी को इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं एक स्वयंसेवक के नाते कि राहुल जी के अंदर ये सद्बुद्धि तो आई कि भारत को समझना है तो यात्रा निकालनी चाहिए। निश्चित रूप से उनका सराहनीय काम है और मैं कहूंगा कि परमात्मा उनको पुनः कह रहा हूं शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जिससे वो राजनीति में उभर करके आए। जब वो उभर के आएंगे, मजबूत रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नियंत्रण में रहेंगे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। क्या हो सकता है भाजपा के लोग भी उच्छृंखल हो जाएं? तो अगर वो जो है मजबूत रहेंगे, मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत रहेगी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत रहेगी तो यहाँ की जो योगी जी की, हमारी आदरणीय योगी जी की हमारी सरकार है, ये हो सकता है कि ये भी नियंत्रण में रहेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। तो लोकतंत्र में विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है और राहुल जी ठीक ढंग से भारतीय जनमानस के भावों को, विचारों को समझ करके राजनीति में आगे आए। वो मैं तो कहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि अब वो 4 धाम की यात्रा शुरू करें।
वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू करें। हमारे यहाँ कहा जाता है सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यम महाकाल मोमकार ममलेश्वरम केदारम हिमोत पृष्ठेडाक्य नाम भीमाशंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिता भूमो जागेशम दारुकावने सेतु बंधे तु रामेशम घुस्मेशम च शिवालये द्वादशैतानि नामानि पात्रोत्थाय पठेत सर्व पाप विनिर्मुक्ते सर्व सिद्धि फलो भवेत। भारत में रहना है तो भारत की तासीर को समझनी होगी, और ये तासीर है शिव का सम्मान, ये तासीर है विष्णु का सम्मान, ये तासीर है रामचरितमानस का सम्मान, और ये गीता का सम्मान। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान सुने थे, अगर समाज में आप विष घोलेंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी यह भी कह रहे हैं कि मात्र जो है दो ही जाति को समीकरण की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय को जो है हमारे बयान से दिक्कत है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय की परिधि में भारत को नहीं बांटना चाहता। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, यहाँ जो भी निवास करता है वो भारतीय है, और मेरे अंदर ये आया नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सूत्र में क्यों भारत को बांट रहे हो भाई। भारत में निवास करने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, और यहाँ जो भी रहता है उसको भारतीय संस्कृति में विश्वास करना चाहिए। अब स्वामी जी जैसे लोगों को राजनीति में स्थापित होने के लिए कोई दूसरा विषय तो है नहीं, बैकवर्ड में बांटेंगे, एससी में बांटेंगे, एसटी में बांटेंगे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से कह देना चाहता हूं कि बहुत बड़े आप बैकवर्ड के अगर प्रबल समर्थक और उद्धारक हुए हैं, इस पक्ष को दिखाइएगा। मैं कहता हूं तो आप पहले ओबीसी की सुविधा छोड़ दीजिए। अगर ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी की सुविधा छोड़ देंगे तो मौर्य समाज में जो आपका कमजोर भाई है, उस हकूक से वो लाभान्वित होगा, उसका उत्थान होगा। आप तो बैकवर्ड की बात करके राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं और समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत बड़े हितैषी हूं। अभी आप कहीं जाते हैं, अभी आपको भी बैकवर्ड का लाभ चाहिए ना। आप स्वामी प्रसाद जी और बैकवर्ड समाज के, एससी समाज के जितने लोग हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अगर अपने समाज का सचमुच कल्याण करना चाहते हैं तो आप लोगों का समुचित यथोचित विकास हो गया। आपके घर में गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, सब कुछ है, वैभव और विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, और बैकवर्ड का लाभ लेंगे अभी आप। और बात करते हैं कि बहुत बड़े हम रहनुमा बने हुए हैं। भारत की जनता जाग उठी है, युवाओं ने बिगुल फूंक दिया है कि ऐसे धर्म के ऊपर राजनीति करने वालों के जमाने और दिन लद गए हैं। ये टाई सब फिस करने वाले हैं। यहाँ तो बस एक ही बात चलने वाली है, जो भारत माता का जय बोलेगा वही राजनीति में रहेगा। राहुल जी को पुनः कहूंगा कि भैया आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू कर दीजिए, 4 धाम की यात्रा शुरू कर दीजिए। ऐसा अगर काम करेंगे तो हो सकता है हमारे जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी आपके समर्थन में उतर जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के बधुआ मजदूर थोड़े हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी भी कल हो सकता है कि वोट के लिए राम और शिव को गाली देगी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी हाथ पकड़ के मंच से उतारेंगे, और यह सामर्थ्य केवल भारत में स्वयंसेवक ही कर सकते हैं। आप भारत में रहेंगे और उल जलूल की बात करेंगे। भारत माता की जय।